फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की ज़िंदगी भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रशांत अपनी माँ सरिता से कहता है कि माँ, नशा तो मैंने गोपी के जाने के बाद शुरू किया क्योंकि मैं उसे न्याय नहीं दिलवा सका। इसका मुझे बहुत पछतावा है। प्रशांत बोला, मुझे बता बेटा, आज उसके साथ क्या हुआ था? मैं सब सुनूंगी, सरिता बोली। फिर प्रशांत ने गोपी के बारे में बोलना शुरू किया। अब आगे। मैं गोपी से पहली बार तब मिला था जब वो 10वीं कक्षा में थी। एक दिन वो साइकिल से स्कूल जा रही थी और उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। वो खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी कि शायद उसे कोई साइकिल पंचर ठीक करने वाले की दुकान दिख जाए। तभी उसके ही स्कूल के 2 लड़के उसके पास आकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। गोपी बहुत डर गई क्योंकि वो एक सीधी सादी लड़की थी, इसलिए उन लड़कों से वो कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी मैं वहां से गुजरा और गोपी को बहुत परेशान देखा, तो मैंने उन लड़कों से कहा कि लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तब उनमें से एक बोला, तू जाकर अपना काम कर, हमारे पचड़े में मत फंस। तब मैंने उन दोनों लड़कों से कहा, अगर ये लड़की अपने मुंह से कह दे कि तुम इसे परेशान नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर दोनों लड़के भाग निकले और जाते जाते कहते गए, तुझे देख लेंगे। मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ देख लेना। तब मैंने वहाँ खड़ी उस लड़की का चेहरा देखा जो कि डर से बिल्कुल सहमा हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग चले गए हैं। तब वो लड़की बोली, वो मेरे ही स्कूल के लड़के थे, स्कूल में तो छेड़ते ही रहते हैं, लेकिन आज तो सड़क पर। इतना कहते कहते वो लड़की रुक गई। तो मैंने उससे पूछा, तुम उन सब की शिकायत क्यों नहीं करती? तो वो लड़की बोली, मेरे दादाजी यहाँ के विधायक हैं, अगर मैंने उन लड़कों की शिकायत कर दी तो दादाजी उन लड़कों के साथ साथ उनके घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे और मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे। बहुत पाबंदियां हैं मेरे ऊपर, बस स्कूल जाने की इजाज़त है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम गोपी बताया और फिर उसने मेरा भी नाम पूछा। फिर मैं उसकी साइकिल पंचर ठीक करवाने वाले के पास ले गया और पंचर ठीक करवा कर उसे दे दी। वो मुझे थैंक यू बोलकर अपने घर चली गई। वो मुझे ऐसे ही स्कूल से लौटते वक्त अक्सर मिल जाया करती और थोड़ी देर रुककर मुझसे ज़रूर बात करती। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और वो मुझे पसंद करने लगी। वो मुझे अपने मन का हाल बताकर अपना मन हल्का कर लेती और मैं उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाया करता क्योंकि वो अपने घर में खुश नहीं थी। वो वहाँ बहुत अकेली थी। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी की। उसकी सौतेली माँ बहुत बुरी निकली। पहले तो उसने उसके पापा की हत्या करवाकर उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया और फिर उसके बाद सारे घर पर उसका ही राज हो गया। जब गोपी छोटी थी तो उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन एक बार जो उसने देखा था तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी सौतेली माँ ने घर की सारी बागडोर अपने हाथों में संभाल रखी थी, तो उसने उसके चाचा को भी अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। चाची हमेशा आंसू बहाती रहती क्योंकि चाची तो केवल नामात्र के लिए चाचा की पत्नी थी। उनकी सब कुछ तो गोपी की सौतेली माँ थी। जितनी बार भी चाची ये बात कहती तो गोपी की सौतेली माँ उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती। चाची का दर्जा उस घर में केवल नौकरानी का ही था। वो घर के सारे काम करती और गोपी की सौतेली माँ सावित्री घर पर राज करती। सावित्री तो वैसे गोपी से भी बहुत नफरत करती थी, लेकिन खुलकर कह नहीं पाती थी। गोपी भी अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और एक दिन गोपी ने जो देखा था उसके बाद से गोपी को सावित्री से घृणा हो गई। एक दोपहर गोपी स्कूल से लौटी और कपड़े बदलकर वो अपनी चाची के कमरे में पहुंची उनसे खाना देने के लिए कहने को, लेकिन चाची तब सोई हुई थी। तो गोपी ने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और खुद रसोई घर की ओर खाना लेने चली गई। तभी गोपी को अपनी सौतेली माँ के कमरे से जोर जोर की हंसने की आवाज आई, तो वो उनके कमरे की ओर चली गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, तो गोपी ने किवाड़ की ओर से अंदर झांका और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई
और जब चाची सोकर जागी तो उसने वो बात अपनी चाची को बताई। तो इस पर चाची बोली, बिटिया ये सब तो न जाने कब से चल रहा है इस घर में, हम तो कई दफा ये देख चुके हैं। तूने जो देखा वो तूने हमसे तो बता दिया, लेकिन बाहर किसी से मत कहना कि तेरी सौतेली माँ और तेरे दादाजी के बीच ऐसे संबंध है। अगर ये बात तेरी सौतेली माँ को पता चल गई ना तो न जाने तेरा क्या हाल करेगी। मैंने तो तेरी सौतेली माँ को अपने पति के साथ भी कई बार देखा है, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे धमकी मिली है। यदि मैंने किसी से कुछ कहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चाची ये सब तो गलत है ना, गोपी चीखी। हाँ लेकिन कहे कौन, चाची बोली। मैं कहूँगी सबसे, गोपी बोली। ना बिटिया ना, तेरे दादाजी बहुत बुरे इंसान हैं। मैंने भी एक बार कोशिश की थी तो उन्होंने, ये कहते कहते चाची रुक गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलो ना चाची, गोपी ने पूछा। तब चाची बोली, तो उन्होंने मेरी इज्जत को जार जार कर दिया। मैं अनाथ थी और समाज में अपनी धाक जमाने के लिए वो मुझे इस घर की बहू बना कर लाए थे, लेकिन उनकी गंदी नज़र थी मुझ पर। मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए पड़ी हूँ यहाँ पर। कई बार सोचा कि चली जाऊँ यहाँ से, लेकिन जब तुझे देखती हूँ तो जाने का मन नहीं करता बिटिया। इतना दुख भगवान किसी को ना दे। मुझे तेरे दादाजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ती। उसने न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। चाची की बात सुनकर गोपी के दिल को बड़ा आघात पहुंचा। उसने सोचा वो कैसे परिवार में रह रही है जहां किसी को भी किसी की मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं है। जब घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग ऐसा घिनौना काम कर सकता है तो फिर मैं किससे क्या उम्मीद करूं। फिर उस दिन गोपी ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई। मैंने उसे दिलासा दी और समझाया कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी तुम इस घर से निकल सकती हो। उसे मेरी बातों से बहुत तसल्ली मिलती और उसकी हिम्मत बढ़ जाती। फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती, लेकिन उसकी पढ़ाई उसकी सौतेली माँ सावित्री की नज़रों में बहुत खटकती थी। सावित्री को लगता था अगर गोपी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई तो इस घर में अपना हिस्सा मांगने लगेगी, इसलिए वो गोपी की पढ़ाई में कोई ना कोई अड़चन खड़ी करती रहती। किसी तरह मुश्किलों के साथ गोपी ने 12वीं पास कर ली। अब वो 18 की हो चली थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ सावित्री उसकी शादी करवाकर उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी और उसने उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया था जो कि गोपी से उम्र में बड़ा था। और इतना ही नहीं, वो एक नंबर का आवारा और बदचलन था। लेकिन गोपी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने मुझसे भी ये बात कही तो मैंने उसे कहा कि तुम किसी हॉस्टल में रहने लग जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी माँ परेशान नहीं कर पाएगी। उसने बहुत कोशिश की उसे हॉस्टल में रहने को मिल जाए, लेकिन उसकी सौतेली माँ के मारे उसकी एक ना चल पाई और वो हॉस्टल ना जा सकी। और फिर एक रोज उसकी माँ को मेरी और उसकी दोस्ती के बारे में पता चल गया और वो ये मौका ढूंढ ही रही थी। सावित्री ने बात गोपी के दादाजी को बता दी। अब गोपी के विधायक दादा को अपनी इज्जत पर ऐसा दाग लगना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सावित्री से कह दिया इसके लिए लड़का ढूंढकर फौरन ही इसके हाथ पीले कर दो। सावित्री तो इसी ताक में थी और उसने उस बदचलन और आवारा लड़के जिसका नाम पंकज था उसके घर वालों को बुला लिया। पंकज के घर वालों को मुंह मांगे रुपए मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। अब जब रिश्ता पक्का हो गया तो जब देखो पंकज तब गोपी के घर आने लगा। कभी उसके साथ घूमने की जिद करता तो कभी डिनर करने की, लेकिन गोपी को ये सब पसंद नहीं था। वो पंकज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गोपी का घर से निकलना भी बंद था, इसलिए वो अपनी बात मुझ तक भी नहीं पहुंचा पा रही थी। एक दिन गोपी ने अपने मंगेतर पंकज को और उसकी सौतेली माँ सावित्री को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ये देखकर वो चुप न रह सकी और उसने सावित्री से कह ही दिया, तू औरत के नाम पर धब्बा है धब्बा। तुझे माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर तुझे इतना ही शौक है रंगरलियां मनाने का तो कहीं और क्यों नहीं चली जाती। इस घर को अपनी अयाशी का अड्डा क्यों बना रखा है तूने चाचा को भी नहीं छोड़ा, तूने दादाजी को भी नहीं छोड़ा, अब तूने इसे भी नहीं छोड़ा। थोड़ी शर्म बची है तो कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। और पंकज तू इतना गिरा हुआ निकला कि एक बुढ़िया की बाहों में फिसल गया।
छी छी, मुझे घिन आ रही है तुझसे। अब तो मैं हरगिज भी तुझसे शादी नहीं करूंगी और सारी दुनिया को तुम दोनों की सच्चाई बताऊंगी। और इतना कहकर जैसे ही गोपी वहां से जाने लगी तो सावित्री बोली, ए जाती कहाँ है? तू बड़ी शरीफ जाती बनती है ना, अभी तेरी शराफत को मैं कैसे चकनाचूर करवाती हूँ। और फिर इतना कहकर सावित्री ने पंकज से कहा, ए तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसे काबू में करना आज से ही सीख ले जा इसे उस कमरे में और जाकर मजे लूट। इसके बड़े पर निकल आए हैं ना इसके, आज इसके पर कुचल दे। और फिर उस दिन पंकज ने गोपी की दशा बिगाड़ दी। भीतर गोपी अपनी इज्जत की भीख मांगती रही और बाहर सावित्री खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। उसे उस पर जरा भी दया नहीं आई। पंकज अपना काम खत्म करके चुपचाप निकल गया और गोपी उसी अंधेरे कमरे में पड़ी पड़ी रोती रही। और जब उसकी चाची उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। वो उसे माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा ना सकी। और फिर चाची ने उस दिन गोपी को दूसरे कपड़े लाकर दिए, तब उन्हें पहनकर वो बाहर निकली। ये देखकर सावित्री मुस्कुराकर बोली, आज के बाद मुझसे उलझना मत। सावित्री की बातें सुनकर चाची तड़प उठी। चाची की आंखों में क्रोध की अग्नि थी और वो रात को खंजर लेकर सावित्री के कमरे में पहुंची। लेकिन चाची अपने मकसद में कामयाब न हो सकी और पकड़ी गई। सावित्री ने उसके सर पर जोर से फूलदान मारा और चाची बेहोश हो गई। फिर सावित्री ने चाची को बालकनी से फेंकवा दिया और उसे आत्महत्या का रूप देकर मामले को रफा दफा करवा दिया। अब चाची के जाने से गोपी बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही 2-2.5 महीने बीते। उसे उल्टियां हुई और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। सावित्री ने डॉक्टर बुलवाया तो पता चला कि गोपी मां बनने वाली है। तब सावित्री बोली, ये उसी हरामी का बच्चा होगा जिससे तू चोरी छुपे मिलती है। ये सुनकर गोपी के पास रोने के सिवा कोई और चारा नहीं था। तब गोपी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी और अपने माली से मेरे पास भिजवाई और मुझे तब जाकर सारी सच्चाई का पता चला। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। मेरी जान की धमकी देकर उन लोगों ने तुम सबका भी मुंह बंद करवा दिया। फिर अपनी शादी के 1 रोज पहले ही उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और मेरी गोपी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। इतना कहकर प्रशांत फूट फूट कर रोने लगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।